जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर के पाठ्यक्रम में जो सेकंड पेपर आपका साहित्य संबंधी पेपर है, उनमें जो यूनिट 7 है वो हिंदी कहानी विधा से संबंधित यूनिट है। और आज हम जो कहानी करने वाले हैं वो आपके पाठ्यक्रम में जो पहला कहानी लगा हुआ है, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो कि बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष भी इन्हें कह सकते हैं, इनके द्वारा रचित कहानी है। ये कहानी सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में प्रकाशन में आया था। कहानी पत्रात्मक शैली में लिखा गया है और भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। तो कहानी में जाने के पूर्व हमें ये देखना चाहिए कि जो राजेंद्र बाला घोष हैं, उनके परिचय के बारे में भी बात करें तो ये हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिनका छद्म नाम है बंग महिला, इनका जन्म जो है 1882 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? बनारस में। बंग महिला जो कि हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष और माता का नाम नीदरवासिनी घोष था। बचपन में उन्हें रानी और चारुबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था और इन्होंने जो अपने लेखन को एक धार दिया, ये 1904 से लेके 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। परंतु दुखद बात यह है कि 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गईं, जिसके कारण उन्होंने, एक होता नहीं है कि जब आपका कोई बहुत अपना खो जाए तो फिर आप बहुत ही सदमे में चले जाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी लेखनी को भी समय के पूर्व ही विराम दे दिया। बहुत ज़्यादा समय तक लेखन नहीं किया, लेकिन जितना भी लेखन किया वो अद्भुत था। इनके द्वारा जो कहानियाँ रचित हैं उसमें आपके पाठ्यक्रम में एक तो दुलाई वाली भी लगा है, दूसरा चंद्रदेव से मेरी बातें लगी हैं। तो आपको चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में इसका प्रकाशन वर्ष है और दुलाई वाली जो है इसका 1907 में है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही सरस्वती पत्रिका में छपी हैं। इनके अलावा एक कहानी इनका और भी है, 1906 में वो छपा था। कहानी का नाम है कुंभ में छोटी बहू। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, ये तीनों ही सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई बहन करके 1908 में इनका बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक दलिया करके 1909 में, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन में आया था। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में आया 1904 की सरस्वती पत्रिका में, बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में भी प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि जो ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, ये कहानी नहीं, एक निबंध है। तो ये लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने इसके संबंध में कहा था। और आप शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि ये भी पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है। जैसे आपको शिव शंभू के चिट्ठे निबंध को देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव इस पर परिलक्षित होता है। कहानी के भीतर आए विषय कौन से हैं, बहुत ही जरूरी हो जाते हैं कि किन विषयों को, किन मुद्दों को उठाया गया है। तो बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर, अर्थनीति यानी जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल चीज़ों को लेके और पॉलिटिकल चीज़ों को लेके, तो उन्हीं को केंद्र में रखकर तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया। अंग्रेजों ने हम पे बहुत लंबे समय तक राज किया। ऐसे में तत्कालीन जो वायसराय यहाँ पे लॉर्ड कर्जन था और उसकी जो व्यवस्था थी, उन पर व्यंग करने के लिए जो है बंग महिला ने ये कहानी रचा था, अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर। कैसे हमें जब प्रमोशन चाहिए होता तो हम लगातार किसी की सिफारिश करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातों में यानी चंद्र भगवान से वही चीज़ कहने की कि हमको भी प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं इंसान को करना पड़ता है। तो सिफारिश कैसे करते हैं लोग, चाटुकारिता कैसे करते हैं, साथ ही साथ उस समय की जो आर्थिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी, उनको भी उजागर किया है। 1905 के आसपास आपने देखा होगा कि बंगाल विभाजन होता है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसमें तत्कालीन समय का जो ये बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पे 1903 से कार्य शुरू हो गया था। 1904 में तत्कालीन अंग्रेज सरकार के द्वारा ये विचार जनता के सामने रखा गया, 5 में विभाजन हुआ। तो इस तरीके से उस पृष्ठभूमि को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। रचना में आपको हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम की बहुलता देखने को मिलेगी। और बंग महिला का ये भी योगदान रहा हिंदी साहित्य में, काफ़ी आप देखिए तो साहित्य में उन्होंने अनुवाद वगैरह भी किया है। और
सन 1911 में नागरी प्रचारी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन शुक्ल जी ने किया था। और ये जो कहानी है, जब जैसे जैसे पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि बातचीत हो रहा है। बातचीत कैसे? चंद्रदेव से। तो लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। कहानी में दो ही मुख्य पात्र हैं, एक तो भगवान चंद्रदेव, एक स्वयं लेखिका बंग महिला के रूप में। तो कहानी के भीतर जो आए विषय है कि कैसे पक्षपात होता है। कलकत्ता की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा गया है, तो कलकत्ता की बात, वाहन, चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि, तो ये कुछ विषय उसमें आते हैं। कहानी का सारांश ये कि भगवान जो चंद्रदेव हैं वो आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम, यानी स्वयं लेखिका भगवान चंद्रदेव से बातें करती है। जैसे हम अकेले होते हैं तो कभी भी किसी से ऐसे अकेले में गुनगुनाते हैं, तो लेखिका ने इस समाज पे एक तरीके से उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सरोकारिता से जुड़ के जो प्रश्न उठाया है, तो उन्होंने चंद्रदेव को केंद्र बनाया। उनसे स्वयं बात करती हैं कि हम आपके कमलवत जो कोमल चरण है उसमें बार बार प्रणाम करते हैं, और मुझे दो चार बात करने की आपसे इच्छा हो रही है। जैसे देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो, मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या ये बात सही है? यदि ये बात सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। ये क्यों? सही बात है। क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस को करते होते तो आपको अब तक कुछ तो पदोन्नति हुई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत की कितनी ही आप सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन भी प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत धाम में जाके हरि नारायण का स्मरण भी करते और परलोक भी प्राप्त करते। ये हमारी बड़ी भूल हुई कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपका मृत्यु कहाँ है? तब तो आपको परलोक भी नहीं जाना है। ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भी भेज दें। आशा है कि आदरपूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। तो देखिए, लेखिका का अगर देखिए वाक शैली, उनकी संवादात्मक शैली में जो उनके विचार हैं, कितने गुम्फित विचार हैं, कितने अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जो हमारे यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जैसे जो भी अंग्रेजी यानी ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे राज कर रहे हैं, वो रंगों को लेके कैसे पक्षपात करते हैं। वो प्रमोशन के लिए भी आप देखेंगे तो वो क्यों ना पक्षपात करें, यानी जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स हैं जो मतलब कि जॉब में हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको तो प्रमोट करते चले जा रहे हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन, लेकिन जो भारतीय हैं उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। तो यही था ना कि यहाँ पे पक्षपात की बात उठाई गई है। और इसी तरीके से पक्षपात के मुद्दे हो गए, कलर को लेके हो गया, रंग विभेद। तो वही कहती हैं कि चंद्रदेव से कि आप तो एक स्थिर व्यक्ति हैं। स्थिर मतलब कि इट मीन्स कि आप तो नेचुरली अगर देखें तो आप कितने समय तक हैं, और कहीं ना कहीं भगवान वगैरह भी अगर आप देखें तो आप लोग भी पक्षपात करते हैं। तो थोड़ा वो एक ना कि हास्यास्पद पद में उन्होंने जो उस समय की जो समस्याएं थी उसमें व्यंग करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव को चुना। और बहुत ही आप देख रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने चुना है कि समझ में आ रहा है कि हाँ ये मुद्दा इसमें उठाया गया है। दूसरा ये कहती है कि अगर आप इस धरती पे आओगे तो यहाँ पे तो आपके साथ भी भेदभाव होगा, काले और गोरे को लेके, जैसे अंग्रेज करते हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं, किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही बहुत ही प्रिय है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखिका ने इसमें जो विषय वस्तु को उठाया है, एक तो है कमीशन, है ना, दूसरा कमीशन, और कह रहे हैं कि कमीशन भी बहुत ही पसंद है उनको, कमीशन के साथ उनको मिशन भी बहुत पसंद है। किसको? लॉर्ड कर्जन को। तो आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थी वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। तो यहाँ सब कुछ बदल गया, इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ परिवर्तन हो गया है ना।
भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं ये अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। तो एक समस्या देखिए ये भी है कि आज का व्यंग है कि जब आप लोग पढ़ाई करते होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते करते आपके आँख में चश्मा चढ़ जाता होगा। तो वही कह रहे हैं कि देखिए चंद्रदेव, आप तो जैसे थे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, सब में एक ही जैसे बने हो, पर यहाँ पे धरती पे आके देखो बहुत ही परिवर्तन हुआ है। यहाँ के बच्चे अब चश्मा लगाने लगे हैं, इतना परिवर्तन आ गया। और भी नहीं, बड़े में नहीं, लड़कपन से ही चश्मा लगाने लगे हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भात तो देख ही नहीं पाएंगे, है ना। अतएव आपसे ये मतलब कि सादर आमंत्रित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि एक बार आप खुद भारत को आके देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना समय ही नहीं है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 आध दिन आ जाया करिए, अर्थात जो छुट्टी आपकी अमावस्या को होती है, हॉलीडे, उस दिन ही आकर भारत का भ्रमण कर लीजिए। इस भ्रमण में आपको कितने ही नए नए दृश्य को देखने को मिलेगा, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल आप राजधानी कलकत्ता को, तो यहाँ पे देखिए कलकत्ता की बात की गई है ना, यही चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए राजधानी कलकत्ता की भी बात की गई कि आप कहीं ना देख पाएँ तो कम से कम हमारी राजधानी कलकत्ता को देख लें। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यानी विश्वकर्मा जी को हम लोग क्यों पूछते हैं, उन्होंने जिस तरीके से मतलब कि वो एक तरीके से देखते हैं कि उन्होंने जैसे मकान खड़ा किया वो अद्भुत था, है ना। तो वो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले, मतलब कि इतने कर्मठ आपको देखेंगे। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके यानी बिजलियाँ आनंद से अटखेलियाँ किया करती, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल पूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा है, पर यहाँ पे तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे ही मड़ गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही एक ही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ भी पड़े, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका यानी बिजली जला लेते हैं। बस कठिन से कठिन कार्य ये लोग सहज में संपादन कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो उच्च शिक्षा प्राप्त युवक जो है वो काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो चूं भी नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी। तो देखिए बिजली की, यानी इन्होंने बिजली के विषय को भी उठाया है। इसके अलावा कहते हैं कि हरित उद्भदवा त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभे गाड़ दिए गए। तो देख रहे हैं आज घर घर बिजली पहुँचाने के लिए कितने खंभे गाड़ दिए गए हैं। वही कह रहे हैं कि एक समय था कि लोग छूने से डरते थे, अभी तो मत पूछिए वो किस हाल में है बिजली। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। आप रात में निकल जाइए, जिस तरह शहरों में लाइटिंग होता है तो आप कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा सच में देवलोग यहीं पे है। तो वही कह रहे हैं। और कलकत्ता के ईडन गार्डन को भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो कलकत्ता के ईडन गार्डन है वो तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर बीड़ा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारी है। तो इन्होंने देखिए सरस्वती जी को भी मेंशन किया कि उनकी जो बीड़ा पाड़ी है, उनका जो ज्ञान है, यहाँ के जो विश्वविद्यालय में लोग पढ़ते हैं निसंदेह बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत ही विद्वान हैं। और कह रहे हैं कि वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल जो सिक्के होते हैं उनको देखकर हमारे यहाँ सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और कुमेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। सविनय अभिनय जो है आपको बुलाते हैं। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ होगा।
आप जो अनादिकाल से एक ही जगह पे पड़े हैं, कम से कम यहाँ पे आएंगे तो चीज़ों को देखेंगे। और ये भी कहते हैं कि जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप पर भी यह बात तब तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है। क्या विश्वास बना हुआ है? कहते हैं कि जब आप लोगों की भारी भूल ये है, अतः हे देव मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को उखाड़ फेंकें और आप यहाँ पे जरूर आए। तो उन्हें मतलब कि कहती हैं कि एक तरीके से संबोधित करती है कि आप यहाँ पे आएँ और ज़रूर देखें। और ये भी कहती है कि यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को भी साथ में लेकर आएँ और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेके आएँ। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ प्राप्त करेंगे। यदि जैसे उस समय था ना कि बीमारियों में प्लेग वगैरह फैला रहता था, तो कहते हैं कि यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात तो है नहीं। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा पाते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ का इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार लेंगे। और यदि बोझ ना हुआ तो यहाँ से वो 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौन आलंबन को स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। तो इस तरीके से इन्होंने पत्रात्मक शैली में या संवादात्मक शैली में जो है बहुत सारी समस्याओं को जो है जो भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं उनको इंगित किया है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रतिपाद्य है इसका, उपनिवेशवाद के शिकार, यानी जब हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइज थे तो उपनिवेशवाद का शिकार जो भारत है उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो उन्हीं का वर्णन करते हुए कर्जन और उनकी व्यवस्था पर यहाँ पे जो है राजेंद्र बाला घोष जी ने करारा व्यंग्य प्रकट किया है। ये कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। अंग्रेजी सरकार की जो न्याय व्यवस्था है, कैसे वो पक्षपात करता है, गोरे काले को लेके, योग्यता को लेके विभेद करता है, उन पे बात है। और सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर कि मिशन क्या होता है, कमीशन क्या होता है। इनके अलावा ये भी बात किया गया था कि उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों की तुलना, यानी जो उच्च शिक्षित वर्ग है इस समय वो काठ के पुतलों के समान है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह किया चंद्रदेव से। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है कि कैसे आज के समय में, आज के ज़माने में लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे क्या है, निरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी उस समय के व्यंग्य किया गया है। अब यहाँ पे देखिए पात्र, लेखिका और चंद्रदेव। तो प्रमुख उद्धरण में देखें तो भगवान चंद्रदेव कहते हैं, इस तरीके से उद्धरण आया हुआ है इसमें, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार है तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत जो है प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि आपको भी आदरपूर्वक जो है अवश्य बुलाया जाएगा यहाँ पे और अच्छी नौकरी भी दी जाएगी, ऐसा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रमुख उद्धरणों में कि मैं विश्वास करती हूँ कि जब कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में, है ना, तो कमीशन का अगर मेंबर नहीं बनाया जाएगा तो किसी मिशन में भर्ती करा दिया जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन है उसको कमीशन और मिशन दोनों ही बड़ा प्यारा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हो जाती हैं, एक हूबहू ये पंक्तियाँ सो है आपके नेट के पेपर में आ सकती हैं कि ये किस कहानी से लिया गया पंक्ति है। कहा गया है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ के बच्चों पे भी उनके ऊपर कैसे स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ रहा है, चश्मे लग जा रहे हैं समय से पूर्व। तो ये कहीं ना कहीं देखिए अर्बनाइजेशन का दौर है जो शहरीकरण का, तो वो कैसे बच्चों पे भी हावी हो रहा है, उनकी हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उनसे भी रिलेटेड यहाँ पे बात की है।
जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, मतलब कि जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी जो बिजली होता है जिसको स्पर्श करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो चूं तक भी नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासवृत्ति ही लिखी थी। तो ये देखिए स्त्रियों की दशा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का ही परिणाम है। ये तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय यानी पद्मी यानी प्रमोशन के समय ही कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो भी 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे वो नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में हो क्या रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। तो ये देसी राजाओं की जो रीढ़ विहीनता का वर्णन है। देखिए उस समय जब अंग्रेज अपने यहाँ पे शासन कर रहे थे तो अपने यहाँ के भारतीय राजा भी कुछ ऐसे थे कि पूर्ण रूप से उनका क्या करते थे, चाटुकारिता ही करते थे। तो उन्हें अपनी प्रजा से मतलब ही नहीं होता था। तो यही जो है बंग महिला के द्वारा यही कहा जा रहा है कि कैसे हमारे देसी राजा अपनी ही प्रजा के प्रति वो उदासीन है, उनके सुख दुख से उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे इस पंक्ति में कहा गया कि हरि पदो बदवया त्रिलोक को पावनी शूरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभे गाड़ दिए गए। यानी जो गंगा नदी है तो गंगा पर भी बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की गई है। कहते हैं कि कलकत्ता आदि को देखकर जो है आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी जो अमरावती है वो तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। तो ये किस तरीके से लोग जो है प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बंग महिला ने यहाँ पे देखिए पर्यावरण संबंधी जो प्रश्न है उन पे भी बात की है। भ्रमण करने को आप आइए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को साथ ले आइए और देवताओं के चीफ जस्टिस जो हैं, देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है, चित्रगुप्त जी, उनको भी साथ में आपको अवश्य लाना है। क्यों लेते आइए, ताकि ये हो कि आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर पाएंगे और यहाँ का जो आईपीसी है उसकी धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से अंग्रेजी डॉक्टर और ब्रिटिश जो व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया गया है। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको चंद्रदेव से मेरी बातें का सारांश, साथ ही साथ पात्र परिचय, इनमें किन विषय वस्तु को उठाया गया है, प्रकाशन वर्ष, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ही अच्छे से जो है हमने रूबरू करवाया, समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपका कहानी विधा का हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, धुलाई वाली बंग महिला। बस आप सभी का हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी का सपोर्ट चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाइए चैनल पे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आपकी किस तरीके से नेट के पेपर में मदद कर पाऊँ। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से कनेक्ट हो जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।